स्वदेशी चौपाल के 9वें दिन आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वदेशी जागरण मंच 1992 से अपने स्थापना काल से ही भूमंडलीकरण से होने वाली हानियों के प्रति सरकार को हमेशा सचेत करता रहा है। विकेंद्रीकरण और स्वावलंबन हमारा मूल मंत्र रहा है और इसी के आधार पर हम समय समय पर तमाम मिशन लेकर के चलते रहे हैं, जैसे गांव की ओर चलो अभियान, जैविक खेती से संबंधित हमारा अभियान, और हम हमेशा विकेंद्रीकरण और स्वावलंबन के लिए एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। बंधुओं, वैश्विक कोरोना संकट के बीच भारत कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है और इन चुनौतियों के बीच कुछ अवसरों की भी तलाश कर रहा है, जिन अवसरों के माध्यम से हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। बंधुओं, विचारणीय बिंदु ये है कि हमारी कौन कौन सी विशेषताएं आज कोरोना संकट में हमको बचाए हुए हैं और कौन कौन सी हमारी जो विशेषताएं हैं उनके चलते कोरोना संकट गहरा होता जा रहा है, वो संकट बढ़ता जा रहा है। अगर इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी विशेषताओं को देखें जो कोरोना संकट से हमको बचा रहा है, उसमें देखें तो जनसंख्या की आयु संरचना सबसे पहले आती है। ये देखने में आ रहा है कि जिन देशों में आयु संरचना में बुजुर्गों की संख्या अधिक है, 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या अधिक है, उस पर कोरोना का कहर ज़्यादा टूट रहा है। भारत में अभी भी लगभग 94% जनसंख्या जो है वो 65 वर्ष से कम उम्र की है, इसलिए कोरोना से हम लोग थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि जो देश विश्व व्यापार पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, एक्सपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, विदेशी सहायता पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, ज़्यादा विशिष्टीकरण कर चुके हैं, उन पर कोरोना का कहर ज़्यादा पड़ा है बनिस्बत उन देशों के जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भरता कम है। भारत के जीडीपी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का योगदान केवल 3.5% है। एक यह भी कारण है जिससे कि हम कोरोना से थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त गांव में रहने वाले लोगों की संख्या के कारण भी ये देखा जा रहा है कि कोरोना का प्रभाव भारत पर कम पड़ा है। लगभग भारत की 66% आबादी आज भी गांव में रहती है, प्रकृति के सानिध्य में रहती है। उसके ऊपर उपभोगवादी संस्कृति का इतना प्रभाव नहीं है जितना अन्य विकसित देशों में है, इसलिए भी कोरोना से हम लोग थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। कृषि पर निर्भरता के कारण भी कोरोना से थोड़ी बहुत मुक्ति मिली है। आज के समय में देखें तो सारी आर्थिक गतिविधियां, चाहे सर्विस सेक्टर की हों, चाहे उद्योग क्षेत्र की हों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हों, सब पर एक तरह से ताला लगा हुआ है। कृषि क्षेत्र ही भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने का एक और मतलब मित्रों ये होता है कि उपभोग का स्तर कम होता है, और उपभोग का स्तर जब कम होगा तो प्रकृति के साथ संघर्ष की स्थिति कम आएगी, बचतों को बढ़ावा मिलता है। और ये भी एक कारण है, जो देश कर्ज लेकर खाने वाले हैं भविष्य की अपनी आमदनी को भी उसका भी उपभोग कर जाते हैं, उन पर कोरोना का कहर ज़्यादा असर करता है। और जो बचत के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं उन पर कोरोना का प्रभाव कम पड़ा है। मित्रों, कोरोना का जो संकट है वो विलासी एवं उपभोगवादी जीवन पद्धति की उपज है। ऐसे ही संस्कृति में ये फल फूल रहा है। विचार करने योग्य बात यह भी है कि क्या उक्त बातें जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, जो चीज़ें हमको कोरोना से बचा रही हैं, वो आज हमारे आर्थिक विकास के मॉडल के अंग हैं या नहीं है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस आर्थिक विकास के मॉडल पर हम लोगों ने अपने विकास की नींव रखी है, आधारशिला रखी है, उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत चर्चा की जाए तो दूसरी हम लोग भारी उद्योगों के आधार पर अपने विकास की आधारशिला रखें
और आज कोरोना काल में वही भारी उद्योग हमको दगा दे चुके हैं। अगर विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया गया होता, छोटे और मझोले उद्योगों पर ध्यान दिया गया होता, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया होता, विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया गया होता, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी जो स्थिति हमारी है वो आज वाली स्थिति नहीं होती, काफ़ी अच्छी स्थिति होती। बेरोजगारी के सबसे अधिक मार ये बड़े उद्योग ही महसूस कर रहे हैं। बंधुओं, विकास का आजकल पश्चिमी अर्थशास्त्र लगाता है वो है प्रकृति का शोषण। और प्रकृति का शोषण करने के क्रम में हम लोग खाद्य और अखाद्य के बीच अंतर करना भी भूल जाते हैं। जो भी मिला प्रकृति में सब हमारे ही उपभोग के लिए है, ऐसा सोचकर प्रकृति के साथ हम हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। और कोरोना ही नहीं, इस प्राकृतिक शोषण के क्रम में जो जीव जंतुओं में होने वाली बीमारियां हैं, जो वायरस जीव जंतुओं में होने वाले हैं, वो वायरस मनुष्यों में भी फैल जाते हैं और पूरे दुनिया को एक तरह से चुनौती देते हैं, जिस पर ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग 10 लाख पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त प्राय हो गई हैं। ये खाली हमारे प्रकृति के प्रति विरोध भाव का ही उपज है। बंधुओं, एक और बात, विकास के प्रारूप के बारे में कहा जाता है कि देशों को विशिष्टीकरण कर लेना चाहिए। सभी वस्तुओं को उत्पादित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु के उत्पादन में जिसको एडवांटेज हो, लाभ हो, ज़्यादा लाभ हो, उसको वो उत्पादित करनी चाहिए, और जिसमें उसका लाभ कम हो वो दूसरे देशों से ले लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों पर आधारित जो विकास का मॉडल है, उसका खोखलापन इस कोरोना संकट के समय में सामने आया है। विशिष्टीकरण के कारण बंधुओं, एक तरह से आर्थिक स्थिति एकदम से ठप हो जाती है। जैसे कई क्षेत्र हैं जिनमें कच्चे माल के लिए हम चीन पर निर्भर हैं। आज व्यापार बंद होने के कारण वो कच्चा माल नहीं आ पा रहा है, और उसके चलते भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं, जो विनिर्माण इकाइयाँ हैं, वो बेकार पड़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित विकास का मॉडल संकट के समय में काम नहीं आता है। उस समय हमारी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी अर्थव्यवस्था ही काम में आती है, और वही आर्थिक विकास की नींव को मजबूत करती है। इसके अलावा मित्रों, शहरीकरण को विकास का एक पैमाना माना गया। जिस देश में जितने ही अधिक लोग शहरों में रहेंगे, ये माना जाएगा कि उस देश का विकास उतना ही हुआ है। लेकिन बंधुओं, शहरीकरण जो भोग विलास के अड्डे हो गए हैं, भौतिकवादी संस्कृति के केंद्र हो गए हैं, आज के परिस्थिति में देखा जा रहा है कि शहर ही ज़्यादा संक्रमित हैं कोरोना वायरस से। गांव एक तरह से दीवार बन के खड़े हैं अपनी संयमित उपभोग की संस्कृति के साथ, और गांवों में इसका संक्रमण ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो शहरीकरण को विकास का पैमाना मानना बहुत बड़ी भूल हमारे नीति निर्माताओं में, हमारे योजना निर्माताओं की रही, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही ऐसा रहा। गांव के प्रति ऐसा घृणा का भाव रहा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन तक का इंतजार करना पड़ा। 1993 में जाकर गांव को संविधान में स्थान मिला, पंचायती राज को संविधान में स्थान मिला। तो गांव की उपेक्षा बहुत दिनों से हमारे आर्थिक विकास में रहा है। और ये भी माना जाता है कि कृषि पर जो देश जितना ही कम निर्भर रहेगा, उसके विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो सारे विकास के पैमाने जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं, जो बड़े उद्योगों पर आधारित हैं, जो सर्विस सेक्टर के हैं, वो सारे के सारे ठप पड़े हुए हैं। केवल हमारा कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जो न केवल वहाँ रहने वाले लोगों के रोजगार की व्यवस्था कर रहा है, बल्कि शहरों से जो मजदूर लौट के आ रहे हैं उनके लिए भी अपनी बाहें फैलाए खड़ा है कि आओ 2 रोटी नमक तुमको हम उपलब्ध करा देंगे। विकास की मरीचिका में भागने वाले लोगों के लिए ये कोरोना का संकट बहुत बड़ा सबक बनकर आया है। बंधुओं, विदेशों पर निर्भरता को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विदेशी पूंजी पर जो हमारी निर्भरता है, और ख़ास करके उस पूंजी पर जो हमारे आत्मनिर्भरता को, हमारे सार्वभौमिकता को नुकसान पहुंचाती हो, उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। मित्रों, अभी भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं,
कि चीन से आने वाले एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट जो पहले मिला हुआ था, स्वयं से उसको अनुमति मिल जाती थी, उस पर रोक लगा दी गई है। और ये कहा गया है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं भारत से मिलती हैं, वहाँ से अगर विदेशी पूंजी एफडीआई के रूप में आती है तो उसकी जांच करने के बाद ही उसको अनुमति दी जाएगी। ऑटोमेटिक रूप से उनको यहाँ निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसी पूंजी के साथ साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ भी, बहुत सारी परेशानियाँ भी आ रही हैं। और अब विचार हो रहा है कि जो गैर एफडीआई विदेशी पूंजी है जो पड़ोसी देशों से आ रही है, खास करके चाइना से, उस पर भी रोक लगाया जाए। क्योंकि मित्रों 60,000 करोड़ रुपए की चाइनीज पूंजी आज भारत के स्टार्टअप्स में लगी हुई है। और भारत और चीन जो है इस समय अवसरवादी अधिग्रहण की नीति पर भी चल रहा है कि हर देश में शेयर मार्केट गिरा हुआ है, कंपनियों की वैल्यू गिरी हुई है, और इस कम दाम में वो अवसरवादी अधिग्रहण की नीति पर चल रहा है और अनेक देशों की कंपनियों को खरीद रहा है। बाद में जब कोरोना संकट से हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर वो कंपनियां चीन की हो जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। बंधुओं, पश्चिमी अर्थशास्त्र की एक और बहुत बड़ी जो कमी रही है वो ये है कि उपभोग को सीधे विकास से जोड़ता है, अत्यधिक उपभोग को विकास से जोड़ता है। जितना ही अधिक उपभोग होगा माना जाएगा कि उतना ही विकास हुआ है। बंधुओं, बचत पर आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर कोरोना का कम प्रभाव पड़ा है और उनका विकास सस्टेनेबल होता है। हमारी जो भारतीय चिंतन पद्धति है वो भी कहती है कि उत्पादन करो, उत्पादन में से कुछ उपभोग करो, कुछ बचत करो और उस बचत से पूंजी निर्माण करके विकास के पहिए को चलाया जाए। लेकिन पश्चिमी पद्धति जो कहती है कि कर्ज भी लो, कर्ज भी लेना पड़े तो लो, लेकिन उपभोग को अधिक से अधिक करना चाहिए, खर्च को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, जिससे डिमांड बनी रहेगी। लेकिन इस डिमांड को बनाने और पूरा करने में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं इसकी कभी गणना नहीं हुई। इस कोरोना काल ने दिखा दिया, इस बंदी ने दिखा दिया कि प्रकृति से हम किस स्तर तक लड़ते हैं। केवल 1.5 महीने के लॉकडाउन में हमने ये देखा कि नदियों का जल स्वच्छ हो गया है। 30% से ज़्यादा नदियों का पानी स्वच्छ हो गया है। नदियों में जो प्रदूषण होता है उसमें 70% तो शहरों के सीवर का कचरा होता है, 30% ही औद्योगिक कचरा होता है जो केमिकल्स का होता है। वो 30% केवल रुक जाने से ही नदियों का पानी स्वच्छ हो गया है। और शहरों के कारण, ज़्यादा बड़े शहरों के कारण नदियाँ प्रदूषित हैं। कोरोना काल में ये भी स्पष्ट हुआ है कि हमको गांव में रहना चाहिए, नदियों को प्रदूषित होने से बचाना हो और प्रकृति को स्वस्थ रखना हो तो गांव ही वो शरणस्थली हैं जहां रहकर हम प्रकृति के सानिध्य का लाभ उठा सकते हैं और अधिकाधिक उपभोग के मोह से बाहर रहना चाहिए। बंधुओं, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कृषि पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता को पिछड़ापन का निशानी माना जाता है, लेकिन आज भी जो 66% देश की जनसंख्या है वो गांव में रहती है और उसमें से लगभग 65% पूरी तरह से खेती करते हैं, किसानी करते हैं। बाकी जो 35% लोग हैं वो कामगार हैं, काम करते हैं। ऐसी अवस्था में कृषि में जो रोजगार की संभावना है या ग्रामीण उद्योगों में जो रोजगार की संभावना है वो अन्य किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर में नहीं है। बंधुओं, इस कोरोना संकट से सीख क्या मिली? आखिर रास्ता क्या है? हमको क्या विचार करना है? किस रास्ते पर हमको चलना है? इस पर अगर विचार करें तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि हमको डीग्लोबलाइज होना पड़ेगा। अभी क्या स्थिति है कि गांव से संसाधनों का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। गांव पूरी तरह से शहर पर निर्भर हो गए हैं और संसाधन जो है गांव में वो सारे संसाधन शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों से महानगरों की तरफ जा रहे हैं और महानगरों से सीधे दूसरे देशों में संसाधनों का पलायन हो रहा है। इसको वापस लौटाना है और इसको वापस लौटाने में सबसे ज़रूरी जो कदम है वो है डीग्लोबलाइजेशन का। विश्व में ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। ब्रिटेन ब्रेग्जिट करा रहा है, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है। अमेरिका में राष्ट्रवादी नीतियाँ बन रही हैं, चीन के साथ उसका ट्रेड वार चल रहा है। अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राष्ट्रवादी नीतियां हर देश बना रहे हैं।
हमको भी इस दिशा में चलना पड़ेगा और ग्लोबलाइजेशन के मोह जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। डी ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ डी अर्बनाइजेशन की भी ज़रूरत है। शहरों पर जो बोझ है, शहरों पर जो दबाव है, उसको कम करना होगा और शहरों पर गांव की निर्भरता को कम करना पड़ेगा। अभी एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि गांव को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन गांव में ही करना पड़ेगा। अभी हमारा जो मोह है ब्रांड का, उस मोह को त्यागना पड़ेगा। और तीसरी बात इसके साथ जो है कि नेबरहुड इकोनॉमी को अमल में लाना होगा कि जो वस्तु हमारा नज़दीकी उत्पादक बना रहा है, हमारा नज़दीकी व्यापारी जिन वस्तुओं को बेच रहा है, उसी को खरीदना चाहिए। इस कोरोना काल ने हमको ये भी सिखाया है। कोई भी मॉल, बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे नहीं आया। हमारे मोहल्ले की, हमारे चौक की, हमारे गांव की, हमारे चट्टियों की दुकानें ही, छोटी छोटी दुकानें ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामने आई। स्थानीय स्तर पर जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उसी से हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए नेबरहुड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण को साथ में लाना पड़ेगा, स्थानीयकरण पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमारे आसपास उत्पादित हो रही हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास के व्यापारी सप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं को लिया जाए। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि खेती को लाभकारी बनाया जाए और खेती को लाभकारी बनाने का तमाम प्रयास सरकारों द्वारा, एमएसपी के द्वारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा और तमाम चीज़ों द्वारा की जाती है। लेकिन खेती के उत्पादन का स्वभाव ऐसा होता है कि जब उसकी सप्लाई होती है तो कीमतें नीचे गिरी जाती हैं। जैसे इस बार भी रबी की फसल का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है, इसलिए बाज़ार में जो गेहूं की फसल है उसकी कीमत 25% तक कम हो गई है। जो बाज़ार के व्यापारी खरीद रहे हैं वो जो एमएसपी है उससे 25% कम दाम पर भी खरीदने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बंधुओं, इसका इलाज ये है कि किसान अपनी फसल ना बेचें, सीधे गेहूं ना बेचें, बल्कि गेहूं से आटा बनाकर बेचें, आटे से ब्रेड बनाकर बेचें। इन सब छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के माध्यम से मूल्यवर्धन करके अपने फसलों को, अपने उत्पादों को बेचने का प्रयास करें। और जो ब्रांड की बात है, अभी हमारे कॉलेज के प्राचार्य जी भूटान गए थे और उन्होंने एक अनुभव वहाँ का बताया कि वहाँ का जो प्रोडक्ट है उस पर विलेज प्रोडक्ट लिखकर एक मुहर लगी रहती है और वहाँ के लोग उसको वरीयता देते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह के प्रमाणीकरण की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे गांव में उत्पादित वस्तुओं को प्रमाणीकरण उसका हो जाए और विलेज प्रोडक्ट का उस पर मुहर लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग शुद्धता के लिए इस समय विलेज प्रोडक्ट्स की मांग कर रहे हैं। और कम से कम गांव के लोग तो गांव में उत्पादित वस्तुओं का सेवन करेंगे ही अगर उनको आटा उपलब्ध है, ब्रेड उपलब्ध है। इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बहुत अधिक पूंजी की भी आवश्यकता नहीं है, छोटी मोटी पूंजी की आवश्यकता है और इसको पूरा करके मूल्यवर्धन करके उन वस्तुओं को बेचें, न कि सीधे गेहूं और धान बेचें। दालों से बेसन बनाकर बेचें, सूजी बेचें, पापड़ बेचें। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे उद्योग हैं जिनके माध्यम से वो अपने मूल्यवर्धन को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से। इसके अलावा भी बहुत सारे रोजगार के साधन गांव में उपलब्ध हो सकते हैं। अभी इस कोरोना काल में ही एक उदाहरण मिला है कि 1400 कॉमन सर्विस सेंटर्स जो केंद्र आधार कार्ड वगैरह बनाने का काम करते हैं वो सप्लाई चेन में जुड़ गए। वो एक तरह से उनके पास ये जानकारी आ गई कि किसके पास क्या है, किसके पास किस चीज़ की कमी है, तो वो वस्तुओं की सप्लाई करने लगे। तो इस तरह से जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं इनका भी उपयोग करके वस्तुओं की सप्लाई गांव में बनाई जा सकती है और गांवों की संपत्ति या गांव के संसाधन शहरों को जाने से रोका जा सकता है। बंधु, स्वदेशी जागरण मंच का ये नारा ही है कि गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर में नहीं बल्कि शहर का पैसा गांव में आए। इस तरह का मॉडल हमको बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह से हमारा नारा है कि देश का पैसा देश में, देश का पैसा विदेश में नहीं बल्कि विदेश का पैसा देश में। इस तरह का प्रयास करने की आवश्यकता है। बंधुओं, और भी जैसे संगीत के क्षेत्र में
भाषा के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में, योग आदि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की बहुत सी संभावना है। इस पर काम करने की आवश्यकता है और इस पर काम करेगा कौन? वह उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा जो गांव से निकलकर शहर में आए हैं और शहर में आकर स्थापित हो गए हैं, अपना एक पोजीशन बना चुके हैं। इनको फिर गांव की तरफ देखना होगा और अपनी छोटी सी पूंजी लगा करके वहाँ रोजगार देना पड़ेगा। हम लोगों के सामने उदाहरण है मधुबन के श्रीमान AP मिश्रा जी, जो बहुत बड़ी कंपनी में लाखों के पैकेज पर काम कर रहे थे और रिटायर होने के बाद वो अपने गांव में आए। कौतुकी नामक का एक दूध का ब्रांड उन्होंने लगाया और 150 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिए हुए हैं और हजारों किसान उनसे जुड़े हुए हैं जो दूध की सप्लाई उनको करते हैं। उनकी भी रोजी रोटी का साधन वो दे रहे हैं। हमारे कॉलेज के प्राचार्य जी का भी ये कहना है, उनकी ये आकांक्षा है, ये इच्छा है कि रिटायर होने के बाद गांव में जाएंगे और 5 लोगों को ही सही, कम से कम 5 लोगों को रोजगार देंगे। तो इस तरह से जो लोग गांव में स्थापित हो गए हैं, एक जगह बना लिए हैं, उनको गांव की तरफ देखना होगा और गांव की तरफ अपनी नज़र घुमानी होगी। बंधुओं, नेबरहुड इकोनॉमी का एक लाभ और होगा कि इससे मध्यस्थों का उन्मूलन होगा और जो पैसा उत्पादकों को मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, वो किसानों के हाथ में आएगी। जो लोग गांव से मित्रों, ये भी सही बात है कि केवल कृषि के माध्यम से इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, इतने लोगों का जीविकोपार्जन नहीं हो सकता। जीविकोपार्जन तो हो सकता है, जीव तो सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड लिविंग, एक संतोषजनक जीवन स्तर उनको नहीं मिल सकता। इसके लिए उनको वैकल्पिक व्यवसायों में लगाना आवश्यक है और ये वैकल्पिक व्यवसाय ग्रामीण घरेलू उद्योग ही हो सकते हैं, MSME सेक्टर ही हो सकता है। और MSME सेक्टर का इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या स्थिति हुई है? पहले हजारों प्रोडक्ट ऐसे थे मित्रों जो लघु और कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित किए गए थे। इनमें बड़ी कंपनियां नहीं आ सकती थी, सिर्फ छोटी कंपनियों को काम करने की अनुमति थी। लेकिन उदारीकरण के दौर में उस रिजर्वेशन वाली सूची को बहुत छोटी कर दिया गया और बड़ी कंपनियों को भी उन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी गई। मित्रों, बड़ी कंपनियों का प्रोडक्ट भी खरीदना, चाहे वो देसी ही क्यों ना हो, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां कब किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शरण में चली जाएगी, कब अपने को बेच देगी, कब नतमस्तक हो जाएगी, अपने लाभ के लिए ये कंपनियां भी कब मल्टीनेशनल हो जाएंगी, वो सारे अवगुण जो विदेशी मल्टीनेशनल्स में मिलती हैं, भारत की भी बड़ी कंपनियों में मिलती हैं। इसलिए MSME सेक्टर को इन बड़ी कंपनियों से बचा के रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या होती है MSME सेक्टर के पास, जो मजदूर हमारे शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, उनको रोजगार देने में कि उनको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ से उनको पूंजी मिलेगी? जो हमारे संस्थागत स्रोत हैं पूंजी उपलब्ध कराने के, उन पर ऐसे प्रतिबंध लगे हुए हैं कि वो बेरोजगार लोगों को फंड उपलब्ध कराने में संकोच करते हैं, हिचकते हैं। इसके लिए मित्रों, RBI बॉन्ड के माध्यम से कुछ कर्ज देने की फैसिलिटी दे सकती है कमर्शियल बैंक्स को, जो बेरोजगारों को पूंजी उपलब्ध कराएं और इससे वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो स्वरोजगार करें। लेकिन बैंकों की भी जो शिकायत है वो जायज़ होती है कि उसमें रिकवरी की संभावना, रिकवरी में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और सरकार ने कदम उठाया भी है। पहले केवल सरकार 1 लाख करोड़ का वो देती थी गारंटी, क्रेडिट गारंटी देती थी, 1 लाख करोड़ पूरे देश में। उस सीमा को वर्तमान में सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख करोड़ किया है कि 5 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी केंद्र सरकार दे रही है बैंकों को कि अगर ये कर्ज आपका डूब जाएगा तो उसको केंद्र सरकार उसका भुगतान करेगी। इसके अलावा स्पेशल पर्पज व्हीकल होते हैं जिनके माध्यम से सरकार इक्विटी जारी कर सकती है और उन इक्विटीज़ के माध्यम से जिनके पास संसाधन है उनसे लेकर के इन बेरोजगार और गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है छोटी उत्पादन की इकाइयों को स्थापित करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए। ज़्यादातर जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से ऋण लेते हैं।
लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की भी स्थिति इस कोरोना काल में काफ़ी दुबली हो गई है। केंद्र सरकार ने इनको संभालने के लिए अभी कुछ दिन पहले 50,000 करोड़ का पैकेज दिया है। अगर इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को मजबूत किया जाए और इससे बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए कुछ सहायता हो सके तो वो अपने गांव में रुके रहेंगे और तमाम समस्याओं से, बेरोजगारी की मार जो इस कोरोना काल में लोगों पर पड़ी है उससे राहत होगी और विकेंद्रीकरण को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। बंधुओं, कृषि के विविधीकरण की आवश्यकता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने की आवश्यकता है और रूरल मार्केटिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार के खर्चों को देखें तो 3.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार केवल फूड से सब्सिडी पर देती है और इसके अलावा 1.2 लाख करोड़ रुपया रूरल डेवलपमेंट के लिए इस बजट में रखा गया है। अर्थात 4.7 लाख करोड़ रुपया है। अगर इसको ठीक से रेशनलाइज किया जाए और रेशनलाइज करके इसको रोजगार पैदा करने में लगाया जाए तो काफ़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बंधुओं, ब्लॉक स्तर पर, कम से कम ब्लॉक स्तर पर फूड प्रोसेसिंग जोन्स की स्थापना की जाए तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। कोल्ड स्टोरेज की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर करने का प्रयास किया जाए। पूंजी तो बनेगी ही, इसमें रोजगार भी मिलेगा और जो शहरों की ओर साधन का पलायन है उस पर रोक लगेगी। नई स्वदेशी तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए तमाम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिलों में 700 से ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो जो छोटी छोटी स्वदेशी तकनीक्स हैं खेती की, उनको ग्रामीणों तक ले जाना काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसमें स्वदेशी जागरण मंच द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है, जीरो बजट प्राकृतिक खेती का, कृषि में लाभ को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है और इसमें रोजगार भी मिल सकता है। जैविक खाद बनाने में लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और जैविक खाद का उपयोग करके, अपने घर पर बनाई हुई खाद का उपयोग करके उत्पादन की लागत को एकदम से न्यूनतम किया जा सकता है। कीमत बढ़ने की संभावना अनाज की तो कम है, लेकिन अगर लागत कम हो जाए तो भी किसानों का लाभ बढ़ सकता है। बंधुओं, ये कोरोना संकट हमको स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर भी जोर देता है। खास करके चीन पर जो हमारी निर्भरता थी इस कोरोना संकट में, इस पर हमने काफ़ी काबू पाया है। हालांकि अभी भी जिन कच्चे मालों पर हम निर्भर हैं, हमारा दवा उद्योग चीनी कच्चे मालों पर निर्भर है, उसकी दिक्कत तो नहीं दूर हो पा रही है, लेकिन सैनिटाइजर, पीपीई किट, मास्क और तमाम मेडिकल टूल्स अब भारत में बनने लगे हैं और कोरोना से लड़ने में सहायक हो रहे हैं। तो चीन पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन हमको सिर्फ व्यापार में ही नुकसान नहीं कराता, व्यापारिक घाटा ही केवल उससे नहीं है। चीन से व्यापार करने में प्रकृति को भी नुकसान है, मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान है, हमारी संप्रभुता को भी नुकसान है, हमारी सुरक्षा को भी नुकसान है। इसलिए चीन पर अपनी निर्भरता को ये कम करने का बहुत बड़ा अवसर है। बंधुओं, इसके अलावा 2 सूचनाएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करने का करूँगा कि 11 मई को पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, तो पोखरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। आइए आप सब स्वदेशी जागरण मंच के इस अभियान में जुड़िए, गांव की ओर चलो अभियान में जुड़िए और आर्थिक स्वराज का हिस्सा बनिए। आर्थिक स्वराज का हिस्सा बनने के लिए स्वदेशी जन आंदोलन में आपको जुड़ना पड़ेगा और इसमें जुड़ने के लिए एक नंबर आपको मैं बता रहा हूं, उस नंबर पर केवल मिस्ड कॉल करिए। आपकी सहानुभूति, आपकी भागीदारी स्वदेशी जन आंदोलन के लिए बहुमूल्य है। वो नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 8929208080। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए, 89 29 20 80
80 इस पर मिस्ड कॉल करिए। हम लोगों को बहुत संबल मिलेगा। हमको ये पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और हमारे ही तरह सोचते हैं देश के विकास के बारे में, विकास के सस्टेनेबिलिटी के बारे में, देश की खुशहाली के बारे में, देश के स्वाभिमान और देश के रक्षा के बारे में, देश की आत्मनिर्भरता के बारे में। बंधुओं, चीन से हमारे जो व्यापार हैं 68 अरब डॉलर का आयात होता है और चीन को हम निर्यात केवल 16 अरब डॉलर का करते हैं। ऐसी स्थिति में जब कोरोना संकट में सभी देश व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, आइए हम भी जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उन नॉन एसेंशियल आइटम्स को चीन से भारत में लाने पर प्रतिबंध की मांग करें, सरकार से मांग करें और अपने आचरण में ये संकल्प लें कि चीन से आने वाली जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उनको हम नहीं खरीदेंगे और इस तरह से जो बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक संसाधन हैं, उनको पाने पर खर्च करेंगे, न कि अपनी विलासिता की वस्तुओं पर। बंधुओं, इस समय एक और योजना सरकार बना रही है कि बहुत सारी कंपनियां जो पहले चीन से वस्तुएं खरीदती थीं, अब वो भारत से वस्तुओं को खरीद रही हैं। तो एक अवसर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसको खोलकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना मजबूत बनाया जाए कि जो विदेशी डिमांड है, जो पहले चीन से किया जाता था, भारत उसका लाभ उठा सके। और दूसरी चीज़, जो विदेशी कंपनियां हैं, दूसरे देशों की कंपनियां हैं, चीन में निवेश कर रही थी, वो भारत में आने का प्रयास कर रही हैं। तो प्लग एंड प्ले 23,000 हेक्टेयर भूमि जो है वो इस समय स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में खाली है। भारत सरकार ये चाहती है कि उन क्षेत्रों में आ जाएं वो कंपनियां और उनको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति दी जाए और इस विदेशी पूंजी का लाभ उठाया जाए। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ ये एक हिदायत भी होनी चाहिए कि जो विदेशी पूंजी है वो अल्पकाल में थोड़ी सी राहत हमको दे देता है, लेकिन दीर्घ काल में कभी भी यह देश के लिए लाभदायक नहीं होता, देश के हितों के विपरीत ये काम करता है। तो ये अल्पकालीन रणनीति हो सकती है। दीर्घ काल में हमको अपने संसाधनों पर ही भरोसा करना है और अपने संसाधनों से ही विकास की संभावनाओं को तलाशना है। आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, नमस्कार।